नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ गया हूं, जिसमें आपको बताने वाला हूं IAS ऑफिसर कैसे बने। यानी कि सभी विद्यार्थी जो है IAS की जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए इस वीडियो में मैं जो है महत्वपूर्ण बातें जो है बताने वाला हूं। सिलेबस से लेकर के आपके जो है फॉर्म कैसे भरना है और हर प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा परंतु जानकारी पूरी मिलेगी, इसलिए आप जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को अंत तक देखें। और आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कट ऑफ पिछले वर्षों की क्या रही है और अभी जो वर्ष चल रहे हैं 2019 वगैरह, इनकी क्या कट ऑफ रही है। चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको मैं बताने वाला हूँ IAS कैसे बने, हाउ टू बिकम एन IAS। ठीक है, तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये बताऊँगा आपको। आयु सीमा क्या है, एग्जाम फॉर्म कब भर सकते हैं, क्या परसेंटेज चाहिए आपको, एग्जाम में कितने स्टेज होते हैं, इसके अलावा आपको क्या है, आप कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, यानी कि आप कितनी बार पेपर दे सकते हैं, ये जानकारी आपको बताने वाला हूँ। साथ में कट ऑफ कितनी होती है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, फर्स्ट प्री में क्या कट ऑफ रहती है, प्री के नंबर जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, प्री के बाद मेंस में कितने एग्ज़ाम होते हैं और इंटरव्यू में क्या होता है, सिलेबस क्या होगा और सिलेबस में कितने जो पेपर होते हैं अलग अलग का सिलेबस क्या है, क्या आने वाला है उनमें, इसके लिए पढ़ाई कैसे की जाए, यानी कि आप पढ़ाई कैसे करोगे, सैलरी कितनी होती है, इसकी जो सैलरी है वह कितनी होती है, ये सारी बातें जो है मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। यानी कि 10 टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। देखिएगा, इसकी परीक्षा UPSC करवाता है, यानी कि इसकी परीक्षा कौन करवाता है, IAS IPS वगैरह की। तो इन 24 प्रकार की जो है पोस्टें होती है, इसकी एग्ज़ाम करवाता है UPSC। ठीक है, और इसके फॉर्म साल में एक बार भरे जाते हैं और इसकी एग्ज़ाम जून महीने में करवाई जाती है, परंतु लॉकडाउन वगैरह की ऐसी स्थिति बनने पर इसकी परीक्षाएं आगे की जा सकती है, परंतु इसकी जो डेट है कंफर्म वो जून महीने में होती है एग्ज़ाम की। और फॉर्म जो है आपके भरवाए जाते हैं हर वर्ष, इसलिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और पोस्ट लगभग 600 से 700 पोस्ट इसकी निकलती है। इस भर्ती के अंदर बहुत सारे पद होते हैं, जैसे कि IAS IPS IFS IRS जैसे जो है 24 प्रकार की इसके अंदर सर्विस आती है। कितने प्रकार की सर्विस आती है, 24 प्रकार की सर्विस आती है। किसी में काम करते हैं, किस में काम करते हैं दोस्तों, जॉब के बाद जैसे कि DM हो गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, IPS के अंदर SP DSP ऐसे पद हो गए। तो ये है इसका काम IAS का। ठीक है, DM डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट। अगली यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए आपके, उसमें क्या परसेंटेज मार्क्स ज़रूरी है, आपकी जो क्वालिफाई किया है आपने, क्वालिफिकेशन डिग्री की है, क्या उसमें आपको 70% चाहिए, आपको क्या 33% चाहिए, आपको क्या चाहिए देखते हैं। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में न्यूनतम मार्क्स, यानी कि आपके पास न्यूनतम मार्क्स है, कुछ भी है, बस आपको पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में। या आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हैं या लास्ट सेमेस्टर में, या आप तो लास्ट ईयर में होंगे या लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपके इसका फॉर्म भर सकते हैं। किसका, IAS का फॉर्म भर सकते हैं। आपने जो है क्या क्या किया है, BA कर रखा है, BSc कर रखा है, BCom कर रखा है, BBA कर रखा है, BCA कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, मेडिकल कर रखा है, या अन्य कोई भी प्रकार की डिग्री कोर्स कर रखा है, तो आप UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो, योग्यता रखते हो। ठीक है, बात आ गई सबको समझ में। कोई भी परेशानी होती है तो मैं आपको लास्ट में एक नंबर दूंगा मेरे, उस नंबरों पे आप WhatsApp मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये खास बात है इसकी, क्या खास बात है, ध्यान से सुनना। आप यदि IAS बनने की सोच रहे हो तो ये बातें जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुनिए। ये खास बात है कि इसकी विद्यार्थी इंडिया का होना जरूरी है। किन पदों के लिए इंडिया का होना जरूरी है, IAS के लिए और IPS के लिए आप इंडिया के हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। और अन्य पद जैसे कि IFS IRS और अन्य प्रकार के जितने भी पद हैं उनके लिए विद्यार्थी यदि नेपाल का है, भूटान का है, पाकिस्तान का माइग्रेट भी हो सकता है, यानी कि यहाँ का माइग्रेट है
तो ये अप्लाई कर सकता है। परंतु आईएएस और आईपीएस दो ऐसी पोस्ट होती है, इसके लिए केवल और केवल इंडिया के जो विद्यार्थी है वही आवेदन कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, यानी कि आयु सीमा, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए ये कन्फ्यूजन वाली बात रहती है। तो जैसे जनरल वाले विद्यार्थी है वो 21 से 32 साल तक के जो विद्यार्थी है वो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 21 से 35 साल तक के विद्यार्थी कर सकते हैं। एससी एसटी की बात करें तो 21 से 37 साल तक के विद्यार्थी। और जो पीएच कैंडिडेट है यानी कि हैंडीकैप वगैरह है वो जो है जनरल के हैं वो 37 साल तक, ओबीसी के 38 साल तक, एससी और एसटी के 40 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अटेम्प्ट, यानी कि पेपर कितनी बार दे सकते हैं किस कैटेगरी का विद्यार्थी। जैसे जनरल वाले यानी कि यूआर वाले जो विद्यार्थी है वो 6 बार पेपर दे सकते हैं, या फिर अप टू 32 साल तक। कहाँ तक दे सकते हैं दोस्तों ये 6 पेपर? 32 साल तक। इस 32 साल के बाद ये पेपर नहीं दे सकते, ये आपको ध्यान देखना जरूरी है। एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी बार दे दो, परंतु 37 साल से अधिक आयु सीमा में नहीं दे सकते। कितनी से? 37 साल से अधिक आयु के बाद नहीं दे सकते। बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी वाले 9 बार दे सकते हैं, कितनी आयु सीमा तक? 35 साल तक के जब तक ना हो जाएं तब तक आप 9 बार पेपर दे सकते हैं। परंतु इसमें भी एक बात देखने योग्य है, क्या है देखिएगा, ये अटेम्प्ट तभी काउंट होंगे जब आप पेपर देंगे, फॉर्म भरने से काउंट नहीं होते। यानी कि जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक लड़का है उसने 20 बार फॉर्म भर दिया, परंतु उसने जो है क्या है, मतलब जैसे कि जनरल का ले लो, कोई जनरल का कोई विद्यार्थी है एक्स, ये एक्स विद्यार्थी जो है 10 बार फॉर्म भर देता है, तो फॉर्म तो 10 बार भर दिया पर इसने पेपर क्या है 6 बार ही दिया, तो ये 6 बार ही काउंट होंगे। ठीक है, मतलब जितनी बार आप पेपर देने जाओगे, एग्जाम में बैठोगे तो ही काउंट होंगे। फॉर्म भरने से आपका गिनती नहीं होगी कि आपने फॉर्म भरा था या नहीं भरा था, इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, आ गई समझ में सभी को? चलिए अब एग्ज़ाम का पैटर्न आपका प्रोसेस जान लेते हैं। यानी कि पहले इसमें लगता है प्री एग्ज़ाम, फिर मेंस लगता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिएगा प्री एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। अब 2 पेपर कौन कौन से होते हैं? इसमें पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज, यानी कि आपका इसमें जीएस भी आएगा, जीके भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट आने वाले हैं किसमें? इसमें। और दूसरा पेपर होता है सी सेट। सी सेट में आपकी मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रेंशन, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आने वाली है। कॉम्प्रेंशन का मतलब हो गया गद्यांश, बहुत बड़ा लेख आएगा आपको, उसमें से पढ़ के आपको आंसर देने, जैसे कि अपन पैसेज देखते थे ना, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसी में आएगा। दोनों पेपर 200-200 नंबरों के होंगे। कितने कितने नंबर के पेपर होंगे? 200-200 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। दोनों पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होता है, दूसरे में आपका एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। इस प्रकार 80 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्ज़ाम में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हो। तो ये आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप किस लैंग्वेज में जो है पेपर देना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी बातें आपको याद रखना है। आप यदि पेपर देने जा रहे हो तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती है। बात करते हैं सिलेबस की। यूपीएससी का सिलेबस डिफरेंस, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में क्या डिफरेंस होता है? आपका जो प्री का पेपर होते हैं तो इसमें फर्स्ट पेपर में क्या होता है, इसमें मेरिट बनती है। क्या बनती है? मतलब फर्स्ट पेपर में आपको सेकंड स्टेज में जाने के लिए इसमें मेरिट बनती है, कट ऑफ जाती है फर्स्ट पेपर से। परंतु जो सेकंड पेपर होता है ये केवल सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई, यानी कि आपको पास करना है। कितने नंबर ला करके? 66 नंबर लेके आ गए तो आप क्या हो जाओगे? इसमें पास हो जाओगे। आप जो है इसमें पास हो जाओगे सी सेट में। केवल और केवल आपको 200 नंबरों में से 66 नंबर लाने हैं, 66 नंबर लाने हैं।
ये पेपर क्वालिफाई के लिए होते हैं सेकंड स्टेज में जाने के लिए। ये दोनों पेपर केवल और केवल सेकंड स्टेज का जरिया होता है, यानी कि छटनी करने का जरिया होता है। ठीक है, आ गई समझ में सभी को? मेरी बात अच्छे से क्लियर है सभी को? कट ऑफ मार्क्स देखिएगा, आपको 2016 और 2019 के बताऊंगा। अभी 2020 के तो आया नहीं है पूरा सब कुछ, इसलिए मैं आपको 2016 और 2019 के बताऊंगा। तो 2016 की कट ऑफ देखो, जनरल की कट ऑफ 116.66 और ओबीसी की 110 और एससी की 99.34 और एसटी की 96। अब आपको जो है ये तो आपने देख ली प्री की कट ऑफ, ठीक है, प्री की कट ऑफ देख ली। इसके बाद मेंस वगैरह की बताऊंगा। मैं 2019 की कट ऑफ भी बता देता हूँ। ये देखो इसकी कट ऑफ यहाँ पर, ये 2019 का है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर जो है प्री की एग्ज़ाम की जनरल की कट ऑफ 98 है, ईडब्ल्यूएस की 90 है, ओबीसी की 95.34 है, एससी की 82 है, एसटी की 77.34 है। इसी प्रकार जो है मेंस की कट ऑफ देखेंगे तो जनरल की 751 है, ईडब्ल्यूएस की 996 है, ओबीसी की 718 है, एससी की 706 है, एसटी की 699। उसी प्रकार फाइनल जो है कट ऑफ इंटरव्यू के बाद 961 रही है आपकी जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की 909, ओबीसी की 925, एससी की 898 और एसटी की 893। इस प्रकार ये कट ऑफ आपकी रही है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका जो है जीएस का जो पेपर होता है क्वालिफाई का 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है आपके यहाँ पर। चलिए अब आपको मैं है और जानकारी जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। तो आपने कट ऑफ देखने के बाद आपको बताता हूँ कुछ यहाँ पर मेंस के बारे में। मेंस एग्जाम में कुल 9 पेपर होते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? टोटल मार्क्स होते हैं 1750 मेंस एग्जाम के। नंबर ऑफ जो है नंबर का होता है 9 पेपर में से 7 पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो मेरिट बनती है वो 7 पेपरों से बनती है। 2 पेपर आपके केवल क्वालिफाई के होते हैं और इनके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं, लेकिन आपको इनमें 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है। यदि 33 से कम लाते हो तो आपको जो है बाहर निकाल देंगे। इनमें से एक पेपर इंग्लिश का है और दूसरा लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपकी जैसे कोई लैंग्वेज है पंजाबी, मराठी, तो ये लोकल लैंग्वेज में होते हैं। और जो से राजस्थान हुआ, दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, इनमें क्या होता है, इनकी खुद की कोई लोकल लैंग्वेज है नहीं, तो हिंदी में होता है। इनको कल आता है लैंग्वेज में आता है। ठीक है, मतलब दोनों ही लैंग्वेज के होते हैं। लोकल लैंग्वेज वही होगा जो संविधान की सूची यानी कि आर्टिकल में लिखा हुआ है। उनके बारे यदि आप कोई सोचते हो कि राजस्थानी भाषा में दे लें, तो राजस्थानी भाषा में आप नहीं दे पाओगे एग्ज़ाम। ठीक है, क्योंकि राजस्थानी भाषा एक जो है सूची में नहीं जुड़ी हुई है संविधान की भाषा में। चलिए और क्या है अब देखिएगा, पेपर फर्स्ट में क्या आने वाला है। तो ऐसे का मतलब निबंध हो गया। तो निबंध आपका पहले पेपर में आएगा। सेकंड पेपर में जीएस आएगा, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोसाइटी। पेपर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इसके अलावा पेपर 4 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 5 में आएंगे एथिक्स। तो इस प्रकार के आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो 2016 की ये कट ऑफ थी मेंस की, जो कि आप देख सकते हो। इसके अलावा इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल कट ऑफ ये रही थी 2016 की, मैंने 2019 की बता दी। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा। अब इसके बारे में और क्या है यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों सॉरी, जब फॉर्म लिखा हुआ है, फॉर्म भरते समय यही पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी सर्विस पसंद करते हो। यानी कि फॉर्म भरते समय अपन से पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी जॉब को पसंद करते हो। जैसे कि IAS, IPS और IFS, इनको ऑल इंडिया जो है सर्विस कहा जाता है। यानी कि IAS, IPS, IFS ये ऐसी सर्विस होती है, इनको ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। यानी कि इनमें आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है इंडिया के अंदर। जबकि जो बाकी सर्विस होती है जैसे IRS वगैरह, जो अन्य जो सर्विस होते हैं,
उनको आप जो है स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से ले सकते हो। यानी कि जैसे कोई दिल्ली का है तो दिल्ली में ले सकता है, वो अलग अलग चॉइस भर सकता है अपने राज्य के हिसाब से। ठीक है, चलिएगा अगली है सैलरी क्या होती है इनकी। सबकी एक ही जानकारी जरूर चाहिए कि सैलरी क्या होती है। हम तैयारी तो कर रहे हैं, हमें पैसे कितने मिलने वाले हैं, तो आपको पैसे क्या मिलेंगे, अलग अलग पोस्ट के अलग अलग पेमेंट होता है। जैसे कि आपकी रैंक क्या है उसके अनुसार भी आपका पेमेंट अलग होता है। आपकी कैटेगरी क्या है जॉब की, आपकी जाति नहीं, कैटेगरी जॉब की क्या है। जैसे डीएम है तो उसका पे स्केल 50,000 से 1.5 लाख तक होता है। मंत्री के सचिव या विभाग के सचिव का 1 लाख से 2 लाख होता है। चीफ सेक्रेटरी को 2 लाख होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी को 2,50,000। इसके अलावा बहुत सारी उसको फैसिलिटी वगैरह मिलती है, कार वगैरह, ये सब कुछ उसको दिया जाता है। अब इनकी आपको तैयारी कैसे करोगे, इनकी तैयारी करने के लिए आपको जो है स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। आपको मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों का। आपको जो है फोकस करना पड़ेगा केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर। आपको रोज़ाना जो है 8 से 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ने हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आज तो नहीं पढ़े। ठीक है, कुछ मजबूरी आ जाए जिसकी कह नहीं सकते, परंतु आपको 1 से 1.5 साल जो है बिल्कुल कंटिन्यू दिन और रात तैयारी में जुटना होगा। आपको मेहनत करनी होगी, एनसीईआरटी की जो है बुकें आपको पढ़नी होगी, और आपको जो है बहुत सारी जो अच्छी अच्छी बुकें आती है जैसे लक्ष्मीकांत सर की, और भी बहुत सारी बुक वगैरह है वो आपको पढ़नी है। यदि आप चाहोगे कि सर आप जो है बुक्स वगैरह के बारे में भी बता दो तो मैं उनकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा, परंतु आपकी रिक्वायरमेंट होगी, कम से कम 100 कमेंट आएंगे इस बात के ऊपर तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, अब इसके बाहर भी आपको मैं बताऊँ, हिंदी में जो है मैं इसका सिलेबस लाने वाला हूँ, इंग्लिश में भी इसका सिलेबस लेके आऊँगा। तो जो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं सिलेबस आपके लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो बना करके लाने वाला हूं। तो आप इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और चैनल के साथ जुड़ गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं जुड़े हैं तो अब जुड़ जाइएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।